अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आगाज़ किया हुआ है अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर सीटीडी कॉर्पोरेट सीरीज़ का। तो उसका एक अहम टॉपिक है एफएटीएफ। इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसके बुनियादी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ये कब फाउंड हुई और इसका जो है वो सेक्रेटरीट वगैरह कहाँ पे है, प्रेसिडेंट इसका कौन है, इसका मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, ये कैसे काम करती है, इसका मैंडेट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। और फिर मोर स्पेसिफिकली क्योंकि ये सीटीडी पाकिस्तान को डील करती थी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो है वो कब कब ग्रे लिस्ट में रहा, फिर कब कब ग्रे लिस्ट से निकला, फिर क्या वजूहात थी ग्रे लिस्ट में डलने की, और फिर पाकिस्तान ने क्या काम किया, फिर अभी क्या मामला चल रहे हैं एफएटीपीएफ के साथ पाकिस्तान के। तो ये सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप एंड तक इस लेक्चर को देखें इंशाल्लाह। ये लेक्चर देखने के बाद एफएटीएफ के मतलब जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हों या सब्जेक्टिव, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगाज़ करते हैं कि जी एफएटीएफ ये कब एस्टेब्लिश हुई। तो 1989, 1989 ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये एग्जैक्ट आ सकता है कि एफएटीएफ फाउंडेशन डेट। तो 1989 में ये इसकी फाउंडेशन रखी गई। तो किस ग्रुप ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने या ये किस कंट्री ने रखी, तो G7 एक जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, एक ब्लॉक है, इकोनॉमिक ब्लॉक है। तो G7 कंट्रीज ने इसकी फाउंडेशन रखी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका मरकज पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, ये एफएटीएफ का टोटल जो है वो पर्पस है। अब हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके हम मैंडेट एंड फंक्शनिंग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इम्प्लीमेंट लीगल एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। लीगल एंड ऑपरेशन, लीगल से मुराद है कि ऐसे लाज वगैरह बनवाना कंट्री से, मुतलका मुल्कों से, और ऑपरेशनल मेजर फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उनको ऑपरेशनल करवाना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ये इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है जी, काउंटर फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की फिनेंसिंग को रोकना। जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जो फिनेंसिंग हो रही है, जो उनको फंड्स जा रहे हैं, उनको रोकना, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, उनको इसको उनको जो मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में जो लूप होल है, जो फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे कि अभी देखें, आपने देखा होगा रिसेंटली अकाउंट्स की बायोमेट्रिक होना शुरू हुई थी। वो जस्ट इसी वजह से, पहले बेनामी अकाउंट्स होते थे, कोई किसी जिसको मर्जी पैसे सेंड कर रहा है, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में जो था ना, ये लूप होल्स थे, तो उनको ख़त्म करना, शफाफ फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, ताकि एक मनी ट्रेल कायम की जा सके। अगर कहाँ से ये मनी आई, किसके फिर आगे कहाँ से, फिर आगे कहाँ से, ताकि कोई भी अगर ऐसा, अल्टीमेटली मकसद यही है कि टेरर फाइनेंसिंग रोक सके। अगर कोई ऐसी फाइनेंसिंग होती है तो उसके एंड तक पहुंचा जा सके, ये कहाँ से ये फाइनेंसिंग होगी। फिर आगे इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वही जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वही इसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसीज टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, के मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के कम्बैट करने के लिए पॉलिसी बनाना और उनको डेवलप करना। एवेल्युएट मॉनिटर कंप्लायंस बाय मेंबर्स कंट्रीज, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना कि वो क्या एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस हैं, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इन्होंने प्लेसेस बनाई हुई, उनको कंप्लायंस उनकी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन करना। फिर है ये रिव्यू थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में जो नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो नए नए जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, तो ये एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक नया, एक जिद्दत वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना कि किन किन नए जैसे ज़रिए आ रहे हैं, तो इनमें जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस वो अपने साथ बहुत से लूप होल्स, बहुत सी चीज़ें उसमें फिर होती हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नई पॉलिसीज़ बनाना, उसको कैसे, इस थ्रेट्स को जो है वो रोकना है, ये तमाम तर चीज़ों को डील करना, ये इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है। जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारा नेक्टा है, नेक्टा का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो इसको गवर्न करते थे, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है। तो इसकी गवर्निंग बॉडी में जो है वो 40 मेंबर्स हैं,
जिनमें से जो है 38 कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। एक तो रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन है गल्फ कौंसिल है और दूसरा यूरोपियन यूनियन है। ये 2 ऑर्गेनाइज़ेशन है और 38 कंट्रीज़ हैं जो इसकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा है, प्लस 9 रीजनल बॉडीज़ हैं, एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज़ हैं। जिनमें से एक मशहूर मिसाल एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो कि एशिया को डील करता है और पाकिस्तान भी एशिया पैसिफिक का मेंबर है। तो ये जो है 40 ये हो गया और 9 ये हो गया, ये इसकी गवर्निंग बॉडी है। ये इनका काम क्या है जी, ये डिसीजन मेकिंग ये करते हैं। प्लेनरी मीटिंग से मुराद है कि ये इनकी मीटिंग जो होती है इसकी बॉडी की, तो एक साल में 3 दफ़ा इनकी मीटिंग होगी और उसमें डिसीजन किए जाएंगे। कैसे डिसीजन किए जाएंगे? तमाम मेंबर्स की कंसेंसस से डिसीजन किए जाएंगे, मेजोरिटी से डिसीजन किया जाएगा कि अभी हमने क्या पॉलिसी बनानी है। ये सारे थ्रेट्स को डिस्कस किया जाएगा, उनको काउंटर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो मैनेज करेगी, उनको देखेगी, उनको वैल्यूएट करेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी का क्या सिस्टम है। करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट है जी अलीजा दी एंडा मेद्राजो। ये मेक्सिको की जो है वो खतून है और ये 2 साल इसकी प्रेसिडेंसी टर्म है। एफएटीएफ की 2 साल के लिए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है। तो इनका टेन्योर क्या है? ये 1 जुलाई 2024 1 जुलाई को ये जो है वो अपॉइंट हुई हैं एज ए प्रेसिडेंट और 30 जून 2026 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहेंगे। और इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जर्मी वेल। जर्मी वेल जो है वो कनाडा के रहायशी हैं, वो इस टाइम एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है, किरदार क्या है, वो हम देख लेते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेटजिक डायरेक्शन एंड ओवरसाइट। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे एफएटीएफ को और उसके तमाम तर मामलात को देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। रिप्रेजेंट एफएटीएफ इंटरनेशनली। इंटरनेशनली एफएटीएफ को इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। चेयर प्लानरी मीटिंग, जो इनकी मीटिंग्स होंगी, बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग्स होंगी उसको ये चेयर करेगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जी, हम देख लेते हैं कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एफिलिएट ग्रुप्स, 9 एफिलिएट ग्रुप्स, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं। इसको आपने ज़्यादा जो है वो याद नहीं रखना, इसमें जस्ट एक नाम आप याद रखना कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एपीजी। ये जो है ये डील करता है, जो एशिया के एशियन कंट्रीज़ हैं इनको ये डील करता है। बाकी ये 8-9 नाम लिखे हुए हैं। कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, यूरेशियन ग्रुप और जो है काउंसिल ऑफ यूरोप, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ लैटिन अमेरिका, इंटर गवर्नमेंटल एक्शन ग्रुप अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन वेस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक ही नाम है जो आपने अपने माइंड में रखना है, एशिया पैसिफिक ग्रुप। पाकिस्तान किसके अंडर आता है? एशिया पैसिफिक ग्रुप के। तो इसके अलावा जो है और ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें से मशहूर जैसे कि यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इसकी ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं एफएटीएफ की जो ऑब्जर्व करती हैं। नेक्स्ट ये वही ग्रुप्स हैं, वही स्लाइड है, ये डुप्लीकेट हो गई है। तो अब हमने एफएटीएफ का एक ओवरऑल मुख्तसर सा जामिया सा जो है वो तारफ या उसका जो काम क्या है, वो कब बनी, उसका प्रेसिडेंट क्या है, उसका मकसद क्या है, उन चीज़ों को देख लिया। तो अभी हम डील करते हैं कि पाकिस्तान एंड एफएटीएफ जो है ना, पाकिस्तान का एफएटीएफ के साथ क्या मामलात रहे। पाकिस्तान एफएटीएफ में पिछले दिनों आपने बड़ा सुना होगा ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट क्या है और कब कब डला, क्या हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ग्रे लिस्ट बेसिकली वो कंट्रीज होते हैं ग्रे लिस्ट में जिनमें जो है एफएटीएफ ने ना कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं कि ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है। जो जो कंट्री उन पॉलिसी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करता या उसमें वो लूप होल छोड़ता है, तो उसको वो अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं कि ये जो है कंट्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ये फेयर नहीं है। तो जो कंट्री ग्रे लिस्ट में होता है उस पर काफ़ी सारी फिर पाबंदियाँ होती है, इकोनॉमिकली पाबंदियाँ होती हैं, इंटरनेशनल एड्स वगैरह पर पाबंदियाँ होती हैं, इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड्स में उसको काफ़ी सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक्स वगैरह, उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया और कब डाला गया, क्या इसकी वजूहत थी। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया वो थी जी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 और 1373।
ये रेज़ोल्यूशंस की वजह से पाकिस्तान इन रेज़ोल्यूशन में था क्या बेसिकली? ये रेज़ोल्यूशंस थी कि आप जो जितने भी ये बड़े जिहादी ग्रुप हैं जैसे लश्कर-ए-तैयबा हो गया, टीटीपी होगी, अल-कायदा हो गया, ये 2001 के जो 9/11 इंसिडेंट था उसके बाद ये रेज़ोल्यूशंस पेश की गई थी कि आप इनके एसेट्स फ्रीज़ करें तमाम ऑर्गनाइज़ेशन के, इनके जितने भी ओहदेदारान हैं उनके अगेंस्ट आप कानूनी कार्रवाई करें और इन ऑर्गनाइज़ेशंस को बैन करें। तो ये था इसका लबे-लबाब मुख्तसर सा इन रेज़ोल्यूशंस का तारफ़। तो पाकिस्तान पे क्या एलिगेशन का था जी कि पाकिस्तान नॉन कंप्लायंस विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1267 इन एडिकेट मेजर्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिए, प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लिया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। ये इसका बैकग्राउंड था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्लाइड में कि जो है ये कब जो है इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम 2012 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया। किस बेसिस पे? नॉन कंप्लायंस विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267। क्या चाहता था एफएटीएफ? क्या चाहता था कि आप ये करें एक्शन? क्या रिक्वेस्ट थे? वो ये चाहते थे कि इम्प्लीमेंट ट्रैवल बैन्स, एसेट फ्रीज एंड आर्म्स एम्बार्गोज ऑन ग्रुप्स लाइक तहरीक टीटीपी, लश्कर तैयबा एंड अदर्स। कि आप इन पे जितने भी ये ग्रुप हैं इनके जितने मेंबर्स हैं इनके जो दौरान इन पे ट्रैवल बैन लगा दें कि ये कहीं सफ़र ना कर सकें, इनके तमाम एसेट फ्रीज कर दें और आर्म्स एम्बार्गोज को इनको कोई भी आर्म्स सप्लाई ना करें। तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान को 2012 में जो है डाला गया फर्स्ट टाइम ग्रे लिस्ट में। और पाकिस्तान कब तक रहा? 2015 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। पहली दफ़ा 2012 में डाला गया, 2015 तक ग्रे लिस्ट में रहा। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी के 2015 में जब पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया तो वो कैसे किया गया? डेमोस्ट्रेटेड इम्प्रूवमेंट्स इन मनी इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी एफर्ट्स। पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी सारी जो है वो एफर्ट्स किए और काफ़ी सारे अपने जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म के हवाले से उनको इम्प्रूव किया। एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट को जो है वो इन्होंने अमेंड किया, उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की जो है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट इसकी हम देख लेते हैं कि 2018 में फिर पाकिस्तान को जो है वो एफएटीएफ में डाल दिया गया। तो 2018 का जो है वो किन वजूहात पे डाला गया जी? स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज इन कम्बैटिंग करप्शन, टैक्स एवेजन एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो है वो काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं आपकी करप्शन को जो है रोकने में, टैक्स चोरी में और टेरर फाइनेंसिंग। फिर वही मेजर वजह टेरर फाइनेंसिंग है। तो इसमें फैक्टर किन-किन फैक्टर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को इस दफ़ा 2018 में जो है इंक्लूड करने के लिए? प्रेशर फ्रॉम यूएस। यूएस ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए और दूसरे मेंबर्स ने एफएटीएफ मेंबर्स में। और फिर क्या था जो सबसे और मेजर वजह थी वो ये थी कि प्रेजेंस ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक जमात दावा एंड फलाह इंसानियत फाउंडेशन, जैसे हाफिज सईद हैं और दूसरे जेयूडी के जितने भी जो हैं बड़े लीडर्स हैं उनको यूएन ने अपनी एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है। तो इनकी जो है वो मौजूदगी, इनकी जो आज़ादाना इनका घूमना फिरना, तो इसकी वजह से जो है यूएस और पाकिस्तान महालफ जितने भी दूसरे ममालिक हैं, इंडिया वगैरह हो जितने भी हैं, दूसरे इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना एज ए टेररिस्ट कंट्री भी डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो इस वजह से पाकिस्तान को 2018 में जो है इसमें इंक्लूड किया गया। फिर पाकिस्तान को 2022 में जो है वो एफएटीएफ से पाकिस्तान को निकाला गया। इसमें पाकिस्तान ने क्या-क्या किया कि एफएटीएफ एक्शन प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल एजेंसीज, एनहांस्ड रेगुलेटरी मेजर्स, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन एंड सेक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इसमें काफ़ी सारा इसमें काम किए गए। जितने भी जमात दावा के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स थे, जितने उसके ओहदेदारान थे ज़िला लेवल पे, उन पे एफआईआर्स दी गई, पर्चे दिए गए, उनके जितने भी असासे थे उनको फ्रीज़ किया गया। और फिर इसकी काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता रहा। एफएटीएफ की टीम्स आती थी यहाँ पे मीटिंग्स करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोग्रेस दिखाई गई, ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस दिखाई गई, काफ़ी सारे लोगों को डिटेन किया गया। तो ये सारी जब प्रोग्रेस की गई तो उसके बाद फिर जो है 2022 में पाकिस्तान को
FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये ग्रे लिस्ट में डालने से किसी भी मुल्क में जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो इसमें जो है जी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितने भी जो है फॉरेन कंपनीज हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यकदम कमी आई। तो कोई भी मुल्क ग्रे लिस्ट में होगा तो क्योंकि उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे काफ़ी सारी सैंक्शंस होती हैं, काफ़ी सारी पाबंदियाँ होती हैं, तो फॉरेन कंपनीज उस मुल्क में इन्वेस्ट करने से ग्रेज करती हैं। फिर क्या जो है इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में होता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये जो है वो रकम, तो वो काफ़ी सारे मसाइल होते हैं मुख्तलिफ जो है वो कंपनियों को, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को। तो इससे इकनॉमिक बहुत ज़्यादा इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर का एक तरह का काम जो है ना वो बहुत नीचे आ जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सारा काम ही लेन देन पे चल रहा होता है ना, फ्लो ऑफ मनी पे चल रहा होता है। तो फ्लो ऑफ मनी में फिर जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो, बहुत ज़्यादा पूछ गुछ हो, तो फिर जो है इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर या जो आपके नेटिव इन्वेस्टर भी होते हैं, तो वो फिर अवॉइड करते हैं सारे झंझट में पढ़ने से। फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, स्ट्रेन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब होते हैं, तजारत के तल्लुकात ख़राब होते हैं, इंक्रीज प्रेशर फ्राम इंटरनेशनल बॉडीज़ और जैसे यूएन है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके मुल्क पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, मुख्तलिफ आप पे सैंक्शंस लगाती हैं, मुख्तलिफ जो है वो पाबंदियाँ लगती हैं आप पे। तो अभी इसमें पाकिस्तान ने जो है वो क्या प्रोग्रेस की, इसमें इस सारे जो है अमल में निकलने के लिए क्या-क्या पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की, किन-किन अदारों ने क्या-क्या किरदार अदा किया, तो ये हम देख लेते हैं जी। इसमें सबसे बड़ा किरदार नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा का है। नेक्टा ने तमाम सीटीडी जितनी भी सीटीडीज़ थी, इन्होंने बेसिकली जो है ना वो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट पर्चे वगैरह सारा कुछ, उनके एसेट्स वगैरह फ्रीज करवाए, और इसको सबको रेगुलेट किसने किया था? नेक्टा ने। एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये ऑन बोर्ड था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफआईए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सारी जो है स्टेक होल्डर ये ऑन बोर्ड थे, और बड़ा फास्ट पेस पे ये जो है वो काम चलता रहा। फिर मेजर्स इम्प्लीमेंटेड, तो इसमें था मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई, जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एसटीआर जो होती हैं वो जनरेट होती थी, फिर उनकी आगे वो उनकी इंक्वायरी होती थी कि ये कैसे, कहाँ से, किसको पैसे भेजे गए, सारा बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर चलता रहा। फ्रीजिंग ऑफ सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स जो मशकूक बैंक अकाउंट्स, उनको फ्रीज किया गया। रेगुलेशन ऑफ एनजीओज एंड एनपीओ, जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह काम कर रही हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी होती थी, उनको प्रॉपर जो है वो अप्रूवल की जाती थी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से, तो फिर उसके बाद उनको जो है ना वो अप्रूव किया जाता था। स्ट्रीजेंट कंट्रोल ऑन हवाला हुंडी सिस्टम, हवाला वगैरह हुंडी सिस्टम पे सख्त जो है वो उसको कंट्रोल किया गया। कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडी, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया गया इस मामले पे। तो ये था जी हमारा एफएटीएफ पे एक कंप्लीट डिस्कशन, एफएटी ओवरऑल और फिर पाकिस्तान के हवाले से। तो अगर आपका मज़ीद भी एफएटीएफ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटीडी कारपोरल की, या वैसे जनरल प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। एफएटीएफ का एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरल प्रिपरेशन में भी काम आता है। अल्लाह हाफिज़।